कैसे देखते हैं, क्या चीज़ें आपको नजर आई कि आपको कांग्रेस को ही समर्थन कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। चौधरी देवीलाल के परिवार से होने की हामी भरने वाले नेताओं को आज के दिन में सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। केवल और केवल सत्ता की भूख और लालच के चलते ही वो नहीं छोड़ रहे हैं, वरना यदि जननायक चौधरी देवीलाल होते निश्चित तौर पर सबसे पहले वो सरकार को लात मार कर देते। इस उपचुनाव के दौरान भाजपा और जसपा का गठबंधन का साझा उम्मीदवार जो है उसको बड़े भारी मार्जिन से उनको हार मिली। हमारे कार्यकर्ताओं को ये मत था मीटिंग के दौरान कि केवल कांग्रेस के उम्मीदवार ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि कहीं ना कहीं उनको हराने में सक्षम है, तो इसलिए आपका समर्थन कांग्रेस को ही है। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका मिला और वो झटका था जुलाना के पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढूल ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया। हालांकि उनका कहना था कि बीजेपी को बाय बाय कहने के पीछे उनका जो मकसद है वो यही कि जो कृषि विधेयक आए हैं वो उनका विरोध करते हैं। तो इसी को लेकर आज परमिंदर ढूल के बेटे सरविंदर ढूल हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या था, कि इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर उनकी अपनी मंशा है, वो मंशा है क्या। स्वागत है अरविंदर जी आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक पाला बदल के आप ज्वाइन किया आपने बीजेपी को, बड़ी उम्मीदें होगी आपकी, वो क्या उम्मीदें थी और अब बाय बाय कहने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे बता दूं कि उस समय पर भी जो हमने फैसला लिया था वो कार्यकर्ताओं के आदेश के ऊपर लिया था। सिटिंग एमएलए के रूप में आईएनएलडी के टूटने के बाद में हमने कार्यकर्ताओं के ऊपर हमारा फैसला छोड़ा कि आप जैसा समझते हैं उस प्रकार से जो है हम काम करेंगे। तो लगातार सभी गांवों के अंदर 3-3 बार मीटिंग की गई, जनसभा भी की गई, अलग अलग से मीटिंग की गई। उस मीटिंग के बाद में एक कॉमन कंसेंसस के बाद में ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया गया था। वो हमारा नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का आदेश था। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ ही एक नेता की पहचान है और सारी चीज़ें हैं। बीजेपी में शामिल हो गए थे, अब विरोध था अध्यादेश को लेके, जो कृषि अध्यादेश आए हैं, क्या कमियां मानते हैं हम उसमें? कृषि अध्यादेश के अंदर एक नहीं, कम से कम 10-15 कमियां तो मैं यहाँ खड़े होकर के भी आपको गिनवा देता हूँ। जैसे कि एमएसपी का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं, जबकि ये गारंटी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज़ जो है, दूसरा मुद्दा है वो ये है कि मंडी व्यवस्थाओं को धराशायी करने के लिए, एपीएमसी को धराशायी करने के लिए ये कानून लेकर के आए हैं। हालांकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि मंडी व्यवस्था लगातार बरकरार रहेगी, लेकिन हमें आशंका इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक मंच के ऊपर कहा है कि बिहार के तर्ज में जो है एपीएमसी को ख़त्म करने का समय आ चुका है। इसके अलावा जो है, जैसे एसडीएम को देना, इसके ग्रीवियंस का काम, वो भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर वाले इश्यूज़ के अंदर जो है, जिस प्रकार भंडारण के जो नियम बनाए गए हैं और इनको जो है रेट तय करने का एक प्रकार से खुला अधिकार दे दिया गया है, ये सब का सब जो है, इनका हम सब चीज़ों का विरोध करते हैं। आप वकील भी हैं और बहुत सी बारीकियां आपने अभी पूरी स्टडी किया केस में, लेकिन होना क्या चाहिए था, क्या स्वरूप क्या होना चाहिए? स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए था कि आप यदि इसको रेगुलराइज कर रहे हैं सारे सिस्टम को, तो आप उसके अंदर जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लेकर के आइए कि यदि कोई भी व्यक्ति एमएसपी से नीचे बेचने का, कोई संस्था बेचने का काम करेगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी। स्पष्ट तौर पर सरकार के मंशा ये है कि भाई आप किसानों को जो है, लोगों के और आपके जो कॉरपोरेट्स हैं उनके रहमो करम पे आप छोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने इसका विरोध किया और इसको यहाँ पर डालना चाहिए था। दूसरी जो चीज़ है, प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि एपीएमसी को अब समाप्त करने का समय आ गया, मंडी व्यवस्था को समाप्त करने का समय आ गया। आपको मैं बता दूं, ये मंडी व्यवस्था बनाई हुई जो है रहबर आजम चौधरी छोटूराम की बनाई हुई है, और हरियाणा और पंजाब का किसान इसलिए समृद्ध है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मंडी व्यवस्था बनी रही है। यदि ये भी समाप्त हो जाएगी तो किसान मजदूरी करने के अलावा कोई भी काम नहीं देगा। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो आपके पिताजी का बड़ा कद है, आप बीजेपी में थे, आप भी कहीं ना कहीं सरकारी पोस्ट पे थे, लेकिन क्या इस पूरे मुद्दे पर राय मशवरा नहीं किया गया आप नेताओं लोगों से? छोड़ने के ऊपर नहीं, जो अध्यादेश आए थे, क्या सरकार ने लागू करने से पहले राय शुमार नहीं की? नहीं, लागू करने से पहले कभी नहीं की गई, लेकिन ऑर्डिनेंस को लागू करने के बाद में अगस्त पहले हफ्ते में जरूर रायशुमारी की गई थी, जिसके अंदर हमने अपनी आपत्तियां जो है चंडीगढ़ के अंदर दर्ज करा दी थी। बावजूद उसके उनके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। तो बड़ौदा उपचुनाव हैं, वहाँ सरगर्मियाँ पूरी तरह तेज़ हैं। आपने भी हाल में ही समर्थन दिया है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं इंदुराज भालू को। कैसे देखते हैं, क्या चीज़ें आपको नजर आई कि आपको कांग्रेस को ही समर्थन देना? देखिए, हमारा जो पहला मकसद था वो ये था कि
किसान जो वर्ग है, किसान वर्ग को जागृत करें कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। तो ऐसे में उपचुनाव के समय पर जिस प्रकार से गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां चली, तो हमारा जो दूसरा लक्ष्य ये रहा वो ये था कि इस उपचुनाव के दौरान भाजपा और जसपा का गठबंधन का साझा उम्मीदवार जो है उसको बड़े भारी मार्जिन से उनको हार मिले। तो ऐसे में जो है हमारे कार्यकर्ताओं का ये मत था मीटिंग के दौरान कि केवल कांग्रेस के उम्मीदवार ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि कहीं ना कहीं उनको हराने में सक्षम है, तो इसलिए आपका समर्थन कांग्रेस को ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि जिस प्रकार से समर्थन आपने कर दिया, लेकिन एक बात बीच में आ रही थी, जिस समर्थन की बात की थी, जेजेपी ने सरकार को समर्थन दे रखा है। आप भी उस परिवार से जुड़े रहे हैं, पूरा एक लंबा अरसा रहा, आप भी उस परिवार की नीतियों को जानते हैं, आपकी इसकी सारी चीज़ें आपको बड़ी बारीकी से पता है। लगता नहीं कि जिस प्रकार से जो वर्सव की लड़ाई थी ताऊ देवीलाल को लेके परिवार के अंदर कुछ खटास आ गई, और आज भी जैसे कृषि की बात आती है तो दुष्यंत को इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतने दबाव आ रहा था उसके ऊपर? निश्चित तौर पे दे देना चाहिए था। चौधरी देवीलाल के परिवार से होने की हामी भरने वाले नेताओं को आज के दिन में सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उनकी ड्यूटी बनती थी कि जो है सत्ता को छोड़ करके किसान और कमेरे के साथ सड़क पे उतर करके ठीक उसी प्रकार संघर्ष करते जिस प्रकार चौधरी देवीलाल ने किया था। तो लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता की भूख या उसकी लालच के चलते ऐसा कुछ नहीं कर पाए? केवल और केवल सत्ता की भूख और लालच के चलते ही वो नहीं छोड़ रहे हैं, वरना यदि जननायक चौधरी देवीलाल होते निश्चित तौर पर सबसे पहले वो सरकार को लात मार करके जाते। आपका जो इलाका है जुलाना बड़ौदा के आसपास लगता है, पूरी सीमाएं 15-14 गांव लगभग आपके आसपास हैं, कितना प्रभाव अपना देखते हैं, कितनी हेल्प आप यहां कर पाओगे? निश्चित तौर पे प्रभाव मिलेगा, रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे चुनाव के दौरान भी बड़ौदा के बड़े भारी संख्या में लोग, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जानकार हैं, वो लगातार जुलाना में आते रहे हैं, और बड़ौदा के चुनाव के दौरान भी हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता और उनके जो है परिवार जो हैं लगातार यहाँ पे बड़ौदा में जो है संपर्क बनाए हुए हैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं। तो भविष्य की फ्यूचर प्लानिंग क्या है परविंदर ढुल एंड फैमिली की? फ्यूचर प्लानिंग फ़िलहाल कांग्रेस को जिताने के बाद में जो है राय लेंगे, राय शुमारी करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं से, और जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का आदेश होगा उस प्रकार से ही हम राजनीतिक पार्टी में जाने का काम करेंगे। धन्यवाद रविंदर जी। ये थे रविंदर ढुल जी, जिन्होंने पूरे साफ तौर पर बताया कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है, और इससे पहले जो अब बड़ौदा उपचुनाव है वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में ये लोग मैदान में उतरे हैं। फिलहाल मेरे कैमरा से होगी किस्मत के साथ कमल वधावन, गोहाना।